राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेटवे क्लासेस। तो एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर का एक और सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो एकेटीयू सब्जेक्ट कोड रहेगा दैट इज KME 402। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक यूनिट है। हालांकि जो पूरा सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एकदम फंडामेंटल सब्जेक्ट है। आने वाले सेमेस्टर्स में आपको ऐसे कई सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे जो इसको समझने के बाद ही आपको समझ में आएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो ये सब्जेक्ट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट भी है। और कंपटीशन एग्जाम में हमेशा यहां से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो हालांकि इसका जो सिलेबस है प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से, क्योंकि हम यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो देख लीजिए इसका ये सिलेबस है, 2 पार्ट में है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बीम, जिसको हम आज स्टार्ट कर रहे होंगे, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हो आप लोग? बीम क्या होती है, बीम कितने टाइप्स के होते हैं और लोड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लोड लगे होते हैं बीम के ऊपर। देन हम यहां पर बात करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, और हम यहां पर ड्रॉ करना सीखेंगे एसएफडी और बीएमडी, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा 4-5 लेक्चर के बाद, देन आपका जो कॉन्फिडेंस है एकदम जबरदस्त होगा। जैसे ही आप एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन देखेंगे आपको तुरंत माइंड में बन जाएगा उसकी इमेज कि इसका एसएफडी कैसा होगा, इसका बीएमडी कैसा होगा। जस्ट कैलकुलेशन करनी है और डायग्राम को ड्रॉ कर देना है। और यकीन मान करके चलिएगा आप लोग, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा आज मैं आपको, जो हमारा एप्लीकेशन है और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप देखेंगे वहां पर मिनिमम एक क्वेश्चन आपका एसएफडी बीएमडी से देखने के लिए मिलता है और कई बार 2 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं 10-10 नंबर के। ठीक है, चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट विच इज ट्रस्ट। बहुत आसान तरीके से अब आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट फॉलो करते जाइएगा। और इस कोर्स के अंदर आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर 1 है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को डील करने वाले हैं वो एक बार देख लीजिए। आज का बहुत ही बेसिक लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बीम क्या होती है, बीम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एकेटीयू में 2 नंबर में पूछ लेता है कई बार। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, कई बार एकेटीयू एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने टाइप्स की सपोर्ट्स होती हैं और उन सपोर्ट्स पर कितनी रिएक्शंस आती हैं और उन रिएक्शंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बात यहां पर हम देख रहे होंगे। ये भी क्वेश्चंस एकेटीयू एग्जाम में आता है। देन टाइप्स ऑफ लोड की बात करेंगे कि कौन कौन से लोड्स हैं जो बीम पर लगे रहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम ये कह सकते हैं कि आज का इतना बेसिक लेक्चर है, अगर ये आपको समझ में आता है तो नेक्स्ट जब हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मतलब हम जब लोड समझ जाएंगे कि पॉइंट लोड क्या होता है, यूडीएल क्या होता है, यूवीएल क्या होता है और उनको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप एसएफडी बीएमडी बनाओगे ना तो वहां पर आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। रिएक्शंस तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको लोड के बारे में पता होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता लग चुका होगा कि हमारा जितने भी कोर्सेस हैं, है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये कोर्स है या इसके पहले हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। यूनिट 1 इसकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 चल रही है और इस वीक हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स के अंदर। दोनों कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों कोर्सेज का लिंक भी आपको नीचे दे रखा होगा, आपको सर्च करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट क्लिक करेंगे और आपको वो कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। बीम को समझते हैं कि बीम क्या होती है। बीम आप देखते हैं, जहां पर भी आप देखते हैं यहां पर जो ब्रिजेस बना होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शंस होता है वहां पर बीम का इस्तेमाल होता है। यस और नो? तो बीम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसा कुछ होता है, यस और नो? जैसा आप देख सकते हैं, ये मान लो ये किसी मेटल का भी बना हो सकता, बीम जो होती है वो किसी मेटल की भी हो सकती है, सीमेंट कंक्रीट वगैरह की भी आप देखते हैं, राइट। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं बीम को? जैसे आप इसको अगर देखें, इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहां पर आप देखो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एक बीम है। कैसा क्रॉस सेक्शन है इसका? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। देखो ये इसका डायमीटर है और ये इसकी एक लेंथ है। आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी डायमेंशंस हैं इसमें? कितनी डायमेंशंस हैं? देयर आर 2 डायमेंशंस। एक ये है इसकी लेंथ और दूसरा इसका डायमीटर है। क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो इसकी लेंथ है, इस रॉड की जो लेंथ है, इस रॉड की लेंथ इसकी डायमीटर से काफी ज्यादा है? बोलो यस और नो?
तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसकी एक डायमेंशन बाकी की डायमेंशन से ज्यादा होती है, बाकी की डायमेंशन से ज्यादा होती है। तो यहां पर आप देखो लिखा हुआ है कि बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर हुज वन डायमेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर लेटरल डायमेंशंस। क्या बोला इन्होंने? लेटरल डायमेंशंस। देखो ये जो इसकी लेंथ है और ये जो इसका डायमीटर है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? तो उसी को बोलते हैं लेटरल। बोलो यस और नो। तो यहां पर लेटरल डायमेंशन कौन सी होगी? देखो इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है ये है लॉन्गिट्यूडनल, ये है लॉन्गिट्यूडनल, और इसके परपेंडिकुलर में जो डायमीटर है इसको हम बोल रहे हैं लेटरल। क्या बोल रहे हैं? लेटरल। लेकिन जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, एक एग्जांपल मैंने यहां पे बनाया हुआ है बीम का, आप देखिएगा जरा यहां पे, इसकी जो लेंथ है, इस बीम की लेंथ ज्यादा है। अब ये जो बीम होती है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है या तो वो ऐसा हो सकता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो सकता है। बोलो यस और नो। इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, और इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है दैट मे बी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। बोलो यस और नो। दैट में भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। और जैसा कि मैंने अभी आपको ये दिखाया था, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बीम है, ये बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा भी हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, और इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसमें कितने डायमेंशंस हैं? दो, इसकी लेंथ और इसकी डायमीटर क्या हो जाएगा इसका? लेटरल। बोलो यस और नो। लेकिन अगर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता, ये बीम अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की होती या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की होती, तो इसमें कितनी डायमेंशंस होती? तीन डायमेंशंस होती। एक लेंथ, ये डायमेंशन होती, और ये आप देख सकते हैं आपके घर में जो बीम लगी होंगी, क्या उसमें तीन डायमेंशंस हैं? एक उसकी लेंथ है, बोलो यस और नो, और बाकी उसकी ये वाली डायमेंशन है और ये वाली डायमेंशन है। तो वहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल है और दो लेटरल हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर कितनी है? एक ये वाली डायमेंशन और एक ये वाली डायमेंशन। बोलो यस और नो। जैसे डस्टर होता है, जैसे आप इसको देख सकते हैं, जैसे मेरा मोबाइल है तो इसकी लेंथ है ये, बाकी एक डायमेंशन ये हो गई और एक इसकी दूसरी डायमेंशन ये हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है कि बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसकी एक डायमेंशन बाकी की लेटरल डायमेंशन से काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। जैसे इस पेन को देख सकते हो, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका डायमीटर बहुत ही कम है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी, अरे भैया बीम का, बीम क्या है? हमारे यूनिट का ही नाम है बीम, तो बीम तो समझ में आना चाहिए ना कि बीम होता क्या है। आप देख सकते हैं एक डायग्राम तो मैंने यहां पर बनाया हुआ है, और ये है आपकी एक सिंपल सपोर्टेड बीम। टाइप्स ऑफ बीम की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी उसकी हम टेंशन नहीं ले रहे। फिलहाल एक और डेफिनेशन समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं ये होगी इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ध्यान देना, मैं एक और डायग्राम आपको यहां पर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये एक बीम है, दिस इज ए बीम। यहां पर हमने एक सपोर्ट लगा दी। अब सपोर्ट आपको समझ में आएगा, अभी इसकी चिंता मत करो। यहां पर हमने एक रोलर सपोर्ट लगा दी, रोलर सपोर्ट लगा दी। यहां पर हमने एक हिंज सपोर्ट लगा दी। सपोर्ट्स क्या होती है? डू नॉट वरी अबाउट दैट, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। अभी ये देखो बीम है, बीम की कुछ लेंथ है, मतलब इसकी ये होगी इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यस, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हैं, अगर आप बीम पढ़ रहे हो तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना। आपको एकेटी में अच्छे नंबर मिलेंगे, और कभी कंपटीशन में बैठोगे तो भी वहां पर आपको बैठ करके मजा आने वाला है। ये जो इसकी एक एक्सिस होती है यहां पे, भाई ये स्ट्रक्चरल मेंबर एक बीम, तो बीम की एक एक्सिस होती है जो एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, और इस बीम के सेंट्रॉइड से पास हो रही होती है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, बहुत ही बेसिक लेक्चर है। आज का लेक्चर अगर आपने समझ लिया तो आज आपको ये मैकेनिक्स बहुत आसान लगने लगेगी। इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जो उस बीम के सेंट्रॉइड से पास हो रही होती है। तो ये हो जाएगी इसकी कौन सी एक्सिस? लॉन्गिट्यूडनल। और जो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी वो कहलाएंगी लेटरल। क्या कहलाएंगी? लेटरल। अब ध्यान देना, अब यहां पर मैंने क्या किया, इस लोड के, इस बीम के ऊपर यहां पर हमने कुछ लोड लगा दिए लाइक दिस। एक लोड यहां लगा दिया, एक लोड यहां लगा दिया,
ऐसे करके नाम दे देते हैं इनको। फिलहाल इसको बोल दिया W1, इसको बोला हमने W2, W3 एंड W4। बोलो यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात और बताओ मुझे कि जब ये लोड ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा तो ये ऐसे समझो जैसे ये है बीम, ये है बीम और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। लोड ऐसे लगे हुए हैं, लोड ऐसे लगे हुए हैं। बोलो यस और नो? ये लोड कैसे लगे हुए हैं? ये देखो ये बीम है ऐसे और ये लोड ऐसे लगे हुए हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन, ध्यान देना, ये जो क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। यस और नो? हाँ लेकिन हाँ कि ना? ये जो लोड आप देख रहे हो W1, W2, W3, W4 जितने भी लोड लगे हुए हैं, क्या इस ये जो आपकी बीम है, इस बीम का जो ये क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगे हुए हैं? यस और नो? क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगे हुए हैं। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये लोड लगे हुए हैं। देखो W1, W2 कैसे लगे हुए हैं? इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगे हुए हैं या इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगे हुए हैं? यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। इनको बोला जाता है वर्टिकल लोड। क्या बोलोगे इनको? वर्टिकल लोड। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, शियर फोर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इनको? शियर फोर्स। शियर फोर्स का मतलब होता है कि ऐसे फोर्स जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होते हैं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, तो बीम कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, विच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, है ना? तो ये जो वर्टिकल लोड लगे हुए हैं, शियर लोड लगे हुए हैं, शियर फोर्स लगे हुए हैं, ऐसे लोड अगर किसी बीम पर लगे होते हैं, ऐसे मेंबर पे लगे होते हैं, तो उस स्ट्रक्चरल मेंबर को हम बीम के नाम से जानते हैं, बीम के नाम से जानते हैं। तो ये डेफिनेशन 2 नंबर में अगर आएगी तो कोई सा भी एक डायग्राम बना करके आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ने का प्रयास करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, है ना? कितने टाइप्स के सपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं? तो फर्स्ट वन इज रोलर सपोर्ट, अनदर वन इज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को हम पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड सपोर्ट, इसको हम बिल्ट इन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। डायग्राम बना करके एक एक चीज समझाऊंगा और अब बहुत ही काम की चीज स्टार्ट होने वाली है। यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स, यहीं से आपके एसएफडी बीएमडी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब बनाएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में एसएफडी बीएमडी बनाएंगे, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ने वाले हैं अब, ये सारे कॉन्सेप्ट एसएफडी बीएमडी में यूज हो रहे होंगे और डायरेक्टली एकेटीयू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहां से। चलो तो सबसे पहले बात करेंगे हम रोलर सपोर्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? रोलर सपोर्ट। तो देखो जरा यहां पे, और यहां पर आप इसको डायग्राम को देख पा रहे हो, रोलर सपोर्ट लगी हुई है। यहां पर देखो रोलर बना दिए हैं, तो रोलर सपोर्ट अगर लगी हुई है, आप मुझे एक बात बताओ, पूरी की पूरी थ्योरी जब हम पढ़ रहे होंगे तो 2D में पढ़ रहे होंगे, 3D की प्रॉब्लम हमारे बीटेक के सिलेबस में नहीं होती है। आप बीटेक फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर में जाओगे तो 3D में प्रॉब्लम हमको सॉल्व नहीं करनी, केवल 2D में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है? चलो अब एक बात बताओ जरा मुझे, इसमें कितनी मोशन हो सकती है? जैसे यहां पर ये बीम लगी हुई है, तो क्या ये बीम ऐसे ऐसे मूव कर सकती है लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में? यस और नो? कर सकती है। क्या ये बीम रोटेट भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। यहां पर रोलर रखा हुआ, ये बीम रोटेट भी कर सकती है, लेकिन ये बीम नीचे नहीं जा सकती, लेकिन ये बीम वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यानी एक्सियल मोशन पॉसिबल है। ये मतलब हॉरिजेंटल मतलब एक्सियल, एक्सियल मोशन पॉसिबल है। यस। रोटेशन अलाउड है, रोटेशन घूम सकती है, हाँ घूम सकती है। क्या वर्टिकल मोशन अलाउड है? यहां पे नहीं अलाउड है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मोशन रुक रही होगी तभी ना रिएक्शन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मार्कर रखा हुआ है यहां पे, ये पेन है, मैंने इस पेन के ऊपर एक फोर्स लगाया इस तरफ और ये मूव कर गया, तो क्या इस डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी? नहीं आएगी। नो, देयर इज नो रिएक्शन। मैंने इसको घुमा दिया, ऐसे ही घूम गया, कोई रिएक्शन नहीं आएगी। बोलो यस और नो? लेकिन जैसे ये वॉल है, दीवार है, इस दीवार पे मैं फोर्स लगाऊं तो क्या मेरा मूवमेंट हो पाएगा? उधर दीवार उधर की तरफ मूव कर रही है? नहीं कर रही है। इसका मतलब दीवार की तरफ से मेरे ऊपर एक क्या आएगी? रिएक्शन आएगी। तो जैसे ये फिक्स कर दिया मैंने, ये फिक्स सरफेस है, मैंने यहां पर एक पेन रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, ये नीचे नहीं जा रहा है, मतलब मोशन नहीं हो रहा है नीचे की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन नहीं हो रहा है। तो मोशन नहीं हो रहा है क्यों? रिएक्शन आ रहा है। क्यों क्या हो रहा है? रिएक्शन आ रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर रोलर सपोर्ट लगी हुई है तो एक्सियल मोशन परमिटेड है? यस, एक्सियली मूव कर सकती है, कोई रिएक्शन नहीं आएगी। देयर इज नो रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रोटेशन इज परमिटेड। अगर ये बीम रोटेट कर पा रही है ना,
इस सपोर्ट पे ये बीम अगर रोटेट कर पा रही है तो कोई भी मोमेंट डेवलप नहीं होगा, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ मोमेंट रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं आएगी मोमेंट वाली। नेक्स्ट आप देखो जरा, ओनली वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अलाउड नहीं है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी और उस रिएक्शन, देखो यहां पर लिखा है तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आएंगी 1, आर का मतलब है रिएक्शन, वी का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहां पर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, मैं यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं आप लोगों को, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोलर सपोर्ट। बहुत ही बेसिक लेक्चर है, समझने लायक लेक्चर है। ये रोलर सपोर्ट है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कितना है, इस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर एक सपोर्ट लगी हुई है, रोलर सपोर्ट। कौन सी सपोर्ट लगी हुई है, रोलर सपोर्ट। तो इस पॉइंट ए पर केवल एक ही रिएक्शन आएगी, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। इसका अगर हम एक डायग्राम बनाएं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बन करके आएगा। इस सपोर्ट को हटाओ, जब सपोर्ट को हटाओगे तो एक रिएक्शन आएगी, एक रिएक्शन आएगी, बोलो यस और नो, अरे हाँ कि ना। तो रिएक्शन किधर आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। अरे लोड तो नीचे की तरफ लग रहे होंगे ना, मान लो ऐसे लोड दिखा दो, आप ऐसे लोड लगा दो, आपने क्या करा, ऐसे लोड लगा दिए, नाम दे दो कुछ भी इसको फिलहाल, W1 W2, अभी बेसिक फंडामेंटल सीख रहे हैं हम लोग। तो यहां पर एक रिएक्शन आएगी, ये पॉइंट को क्या बोला था आपने, पॉइंट ए बोला था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी और क्या बोलोगे इसको आप, आर ए बोलोगे। क्या बोलोगे, आर ए। आर का मतलब रिएक्शन है और ए का मतलब पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर एक रिएक्शन आई और कौन से डायरेक्शन में आई है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहां पर आपको याद ये रखना है कि अगर कहीं पर किसी बीम के ऊपर, किसी बीम में अगर कोई रोलर सपोर्ट लगेगी तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अगर रोलर सपोर्ट है तो केवल एक रिएक्शन डेवलप होगी, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। बस इतना दिमाग में घुस लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चला जाए। यस, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है, इस तरह से यहां पर हम रोलर बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। अब इसको आप बोल सकते हैं पॉइंट बी, बिल्कुल बोल सकते हैं इसको पॉइंट बी। तो यहां पर भी एक रिएक्शन आएगी, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे, यस, एक यहां पर हम सपोर्ट लगा देते हैं, रोलर सपोर्ट, ये भी रोलर सपोर्ट है, ये भी रोलर सपोर्ट है, लाइक दिस। ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है इसका, मतलब रोलर सपोर्ट को या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। आप बुक में जब देखोगे तो ऐसे भी मिलेगा कहीं क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट बी है तो यहां पर भी एक रिएक्शन आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां भी एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट बी था तो यहां पर इसको हम बोलेंगे आर बी, बी पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आ गई। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट इज व्हाट, इसका देखो रियल लाइफ में आप देख सकते हो, ये रोलर सपोर्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है आपका हिंज सपोर्ट, है ना। हिंज सपोर्ट को हम पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर देखिएगा इस तरह से, यहां पर रोलर नहीं लगे हुए हैं, यहां पर एक पिन लगा दी गई है। जैसे आप यहां पर देखिएगा, जैसे ये है, ये कोई सरफेस है, यहां पर आपने क्या करा, इसमें होल किया और एक पिन लगा दी। अब एक बात बताना, ये जो बीम है, ये जो बीम है, क्या ये बीम एक्सियली मूव कर पाएगी इस बार। पहले तो रोलर था यहाँ पे, देखो यहाँ पर रोलर रख दिया हमने, ये रोलर है, ये बीम ऐसे ऐसे मूव कर रही थी और रोटेट भी कर पा रही थी। लेकिन इस बार जब आपने क्या करा, यहाँ पर एक पिन लगा दी, यहाँ पर आपने एक पिन लगा दी, तो अब एक्सियल मोशन नहीं हो पाएगा इसका। देयर इज नो मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, देयर इज नो मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो क्या एक एक्सियल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो, एक्सियल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, एक्सियल डायरेक्शन में मोशन अलाउड नहीं है। वर्टिकल मोशन इज वर्टिकल डायरेक्शन मोशन नहीं होगा, लेकिन पिन लगाने से बीम तो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, तो मोमेंट रिएक्शन नहीं आएगी। यस और नो। इसको आप, मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से। ये है हमारा हिंज सपोर्ट, है ना। क्या बोलोगे, हिंज सपोर्ट। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, तो बताओ कितनी रिएक्शंस आएंगी, कितनी रिएक्शंस आएंगी। रिएक्शन का मतलब है जितनी मोशन रुक जाएंगी, नंबर ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड, उतनी नंबर ऑफ रिएक्शंस आएंगी, उतनी नंबर ऑफ रिएक्शन आएंगी। तो यहां पर एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो
एक रिएक्शन तो आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और क्या बोलोगे उसको, आर ए, आर मतलब रिएक्शन, ए मतलब पॉइंट ए पर है, और वी मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में है। एक रिएक्शन कौन सी आएगी, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। एक्सियल मोशन भी तो अलाउड नहीं है, एक्सियल मोशन भी अलाउड नहीं है, तो एक रिएक्शन आ जाएगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, यस और नो। जिसको बोलेंगे हम आर ए, आर मतलब रिएक्शन, ए मतलब पॉइंट ए पर है, और एच का मतलब है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। और दोनों क्या है, ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। अगर आपसे बोला जाए अच्छा यहां पर जो रोटेशन है वो तो परमिटेड है, क्योंकि हिंज पिन लगाने से तो क्या होगा, मोमेंट हो जाएगा, तो मोमेंट रिएक्शन तो अभी भी नहीं आएगी यहाँ पे। हिंज सपोर्ट अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आप समझ जाइएगा कि हिंज सपोर्ट मतलब पिन सपोर्ट, तो केवल दो रिएक्शंस डेवलप हो सकती हैं, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इनका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना हो, इनका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि 90 डिग्री में है। अरे ये फॉर्मूला याद है, अगर दो फोर्स P और Q हैं, उनका रिजल्टेंट कितना होता है, उनका रिजल्टेंट पता है ना कितना होता है, बताएंगे अभी यूनिट 1 में बताएंगे। ए स्क्वायर अगर दो फोर्स हैं P और Q, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और प्लस 2PQ कॉस थीटा, बोलो यस और नो। और P और Q जो दो फोर्स लगे हुए हैं, इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो यहां पर लिखेंगे cos 90, तो ये का टर्म हो जाएगी 0। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 है, यानी कि एक फोर्स P ऐसे लगा हुआ है, दूसरा फोर्स दूसरा फोर्स Q ऐसे है, तो कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90, तो वही cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। तो इसी तरह से यहां पर जो एक रिएक्शन है आर ए वी वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरी रिएक्शन आर ए एच हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, रिजल्टेंट हो जाएगा आपका इन दोनों का, उसको लिखेंगे ए, ए पर जो रिजल्टेंट आएगा रिएक्शन, जो फाइनल रिएक्शन आएगी वो इतनी आएगी आर ए, तो इसको लिखेंगे हम आर ए वी का स्क्वायर प्लस आर ए एच का स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, यस और नो। इसका इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आर ए वी का स्क्वायर प्लस आर एच का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका ये रिजल्टेंट आपको यहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड सपोर्ट है दैट इज नोन एज, अच्छा इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं पिन सपोर्ट का, इस तरह के आपने एग्जांपल देखे होंगे। देखो यहां पर ये पिन लगी हुई है, क्या आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहां पर एक पिन लगी हुई है, यस और नो। तो यहां पर अगर एक पिन लगी हुई है तो ये जो बीम है ना, ये बीम क्या ऐसे मूव कर सकती है, नहीं कर सकती। इस पिन की वजह से ये हॉरिजेंटली मूव नहीं करेगी, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। क्या ये ऐसे ऐसे मूव कर सकती है वर्टिकली, नहीं मूव कर सकती, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। लेकिन हाँ मोमेंट क्या है, ये मूव ऐसे कर सकती है, रोटेट कर सकती है, रोटेशन इज अलाउड। जब ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है तो इसलिए मोमेंट रिएक्शन यहां पर नहीं आती है। तो दो रिएक्शन आ सकती हैं, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। रोटेशन यहां पर लिख भी दिया हमने, नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2, कौन कौन सी, आर ए बी वर्टिकल डायरेक्शन में, आर एच हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहां पे फिक्स्ड सपोर्ट की। फिक्स्ड सपोर्ट को हम बिल्ट इन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। फिक्स्ड सपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज बिल्ट इन सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम बिल्ट इन सपोर्ट के नाम से जानते हैं। जैसे ये कोई एक बीम है, इस तरह से मैंने क्या किया, यहां पे नट बोल्ट लगा दिया, या आपने देखा होगा एक इस तरह की जो बीम होती हैं वहां पे नट बोल्ट लग रहे थे, या वेल्ड कर दिया, किसी भी तरीके से आपने इसको फिक्स कर दिया। जब आपने इसको फिक्स कर दिया है, जब आपने इसको फिक्स कर दिया है तो हॉरिजेंटल मोशन नॉट अलाउड, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, यस। वर्टिकल मोशन नॉट अलाउड, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, यस। क्या इस बार रोटेट कर पाएगी ये, देयर इज नो रोटेशन, इस बार रोटेशन भी नहीं होगा, इसलिए मोमेंट रिएक्शन भी आएगी। तो तीन रिएक्शंस यहां पे आएंगी। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर आप देख सकते हो, ये बीम है, ये बीम है, और आप देख पा रहे हो यहां पर ये बीम फिक्स कर दी गई है, यहां पर ये बीम फिक्स कर दी गई है, सो दैट्स व्हाई इट इज फिक्स सपोर्ट। यहां पर जो सपोर्ट लगी हुई है ये फिक्स सपोर्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर मैं बनाना चाहूंगा आपके लिए, मान लो ये है आपका, ऐसे बना दे, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, दिस पॉइंट इज ए, इसको हमने बोला पॉइंट ए। मान लो ऐसे करके एक लोड लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिलहाल हमने एक लोड लगा दिया W।
अब बताओ यहां पर कितनी रिएक्शंस आ सकती हैं? हाउ मेनी रिएक्शंस कैन बी डेवलप्ड एट फिक्स सपोर्ट? 3 रिएक्शंस, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक रोटेशन भी क्योंकि परमिटेड नहीं है इस बार, तो 3 रिएक्शंस आएंगी, है ना। तो मैं इस सपोर्ट को अगर हटाना चाहूं तो इस पॉइंट ए पर ध्यान देना कितनी सपोर्ट्स आ रही है, कितनी रिएक्शंस आएंगी। जैसे ही आप इस सपोर्ट को रिमूव करोगे तो यहां पर 3 रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगी। एक होगी आपकी वर्टिकल, है ना, एक वर्टिकल होगी और दूसरी होगी हॉरिजेंटल। बोलो यस और नो। अगर ये पॉइंट ए है तो इसको बोला जाएगा आर ए वी, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ए पर रिएक्शंस कितनी है, और हॉरिजेंटल में हो जाएगी आर ए एच, आर ए एच। बोलो यस और नो। इनका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो पहले की तरह। ए पर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट आर ए वी स्क्वायर प्लस आर ए एच का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 रिएक्शंस तो आ गई, आर ए एच आर ए वी। एक क्योंकि इस बार रोटेशन भी नहीं हो रहा है ना, तो एक मोमेंट रिएक्शन भी तो आएगी, एक मोमेंट रिएक्शन भी तो आएगी। बोलो यस और नो। तो पॉइंट ए पर एक मोमेंट आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे मोमेंट रिएक्शन एट पॉइंट ए, एम ए। एम मतलब मोमेंट, ए मतलब पॉइंट ए पर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। अब अपने दिमाग में इसको घूस लो एकदम बढ़िया से। अगर रोलर सपोर्ट कहीं दिख जाए तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए केवल एक रिएक्शन आ सकती है वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर आपको कहीं हिंज सपोर्ट दिख जाए, पिन सपोर्ट अगर कहीं दिख जाए, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 2 सपोर्ट आ सकती हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर आपको कहीं फिक्स सपोर्ट दिख जाए, ऐसी सपोर्ट अगर कहीं दिखती है, तो मैक्सिमम 3 रिएक्शंस कैन बी डेवलप एट दैट पर्टिकुलर सपोर्ट ऑन फिक्स सपोर्ट। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक मोमेंट रिएक्शन आएगी। बोलो यस और नो। इतनी बात याद हो गई? आगे चलो, जितना बता रहे हैं बस उतना सुनते जाओ, इसके अलावा आपने कुछ भी दिमाग अपनी तरफ से नहीं लगाने का। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, इतना मुझे पता है ना। चलो अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एकदम रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अगर आपने बेसिक फंडामेंटल्स अगर सीख लिए तो कोई दिक्कत मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको नहीं आने वाली है ना। जब ये टॉपिक आप कवर कर रहे होंगे और जब मैं आपको प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा आप लोगों को, उसके बाद आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। जब आप ये काम कर लेंगे, वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देख लेंगे, देन आप अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ा सकते हैं, आपकी और जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। इतना अच्छा फील आएगा आपको, आपका खुद मन करेगा कि यार आज तेरे को मैं एसएफडी बीएमडी बनाता हूं, और आप एकदम चुटकियों में उसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर दोगे। चलो देखो, टाइप्स ऑफ लोड्स सब्जेक्टेड टू बीम, कि बीम पर कौन कौन से लोड्स लगे हो सकते हैं। कई बार एकेटीयू में क्वेश्चन पूछ भी ले जाता है, न्यूमेरिकल में तो काम आएगा आपके। एसएफडी बीएमडी जब ड्रॉ करेंगे तब तो ये हेल्प करेगा ही करेगा। अगर ये समझ में नहीं आएंगे तो आपको एसएफडी बीएमडी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। और डायरेक्ट ये एकेटीयू एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड्स व्हिच आर सब्जेक्टेड टू बीम। देखो, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो बस इतना लिख करके आओगे कि भाई दीज आर दी फॉलोइंग लोड्स व्हिच आर सब्जेक्टेड टू बीम। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका कंसंट्रेटेड लोड, इसको हम पॉइंट लोड के नाम से भी जानते हैं। एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक होता है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और एक होता है आपका एक्सटर्नल मोमेंट, मोमेंट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बीम आपको दे रखी है, अब यहां पर देखो एक हिंज सपोर्ट लगी हुई है और एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है। बोलो यस और नो। तो यहां पर एक हिंज और एक रोलर ही आपको, जब आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जब आप पढ़ोगे तो आप बुक में देखोगे, अगर सिंपल सपोर्टेड बीम दे रखी है ना, तो एक तरफ हिंज होती है और दूसरी तरफ रोलर होती है। दोनों हिंज नहीं होती हैं, दोनों रोलर नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। हालांकि हम बीम के जो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी से मैं आपके माइंड में ये क्वेश्चन डाल देता हूं, आपके मन में ये क्वेश्चन चलना चाहिए कि यार दोनों, इस तरफ और इस तरफ दोनों रोलर सपोर्ट क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। दोनों तरफ हम हिंज सपोर्ट क्यों नहीं लगा सकते। हम एक रोलर और एक हिंज लगाते हैं, इसका क्या फायदा है ना। अगर आपको पता है अभी तक, अगर आपने क्योंकि बीटेक में पढ़ा ये टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। चलो, तो ये देखो पॉइंट लोड है, ये है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और यहां पर एक मोमेंट लगा हुआ है। थोड़ा सा अभी ब्रीफ कर दूं इसी डायग्राम में, उसके बाद 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो,
इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि भाई ये जो आपका पॉइंट लोड होता है ना, किसी पॉइंट पे अगर लोड लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर ये लोड लगा हुआ है जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये लोड एक पॉइंट पर कंसंट्रेट है, मान लो जो मेरा वेट है, जो मेरा लोड है, अगर मैं इसको कंसंट्रेट कर देता हूं ऐसे अपने अंगूठे के ऊपर, तो क्या होगा, तो मेरा जो लोड है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएगा, यस और नो, तो उसको बोला जाएगा पॉइंट लोड, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहां पर आप देखो, मान लो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो बी से सी के बीच में एक लोड लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मतलब एक सर्टेन लेंथ तक, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है एल, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल 2 मीटर है, तो 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन यूनिफॉर्मली। यहां पर आप देखो, ये पॉइंट मान लो सी है तो ये डी हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा आपका ई। तो यहां पर ये ट्रायंगल से हमने एक लोड दिखाया हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरी तो कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। तो देखो डी पर लोड कितना है, 0, ई पर कितना है, मैक्सिमम। तो इधर से आप देख रहे हैं डी से ई की तरफ लगातार लोड की जो इंटेंसिटी है बढ़ रही है। बोलो यस और नो। तो ऐसा लोड जब एक तरफ उसकी लोड की इंटेंसिटी 0 है और दूसरी तरफ जाकर के लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और यूनिफॉर्मली वो बढ़ रही होती है, तो उसी को बोला जाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि यूवीएल। क्या बोल रहे होते हैं उसको, यूवीएल। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं होता, अच्छा ऐसे भी तो बना सकते थे आप लोग, ये ध्यान दीजिए, ऐसे देखो, ये भी तो बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो ये लोड अभी इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये यूनिफॉर्मली नहीं है। ये इंक्रीज तो हो रहा है, ये लोड इंक्रीज तो हुआ है लेकिन ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरी नहीं हुआ है। तो यहां पर आप देखोगे यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, इसीलिए बन रहा है ट्रायंगल। ये स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका मतलब है यूनिफॉर्मली लोड वेरी कर रहा है। बोलो यस और नो। चलो यहां पर आप देख सकते हैं एक मोमेंट लगा हुआ है। अब मोमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो यहां पर एक मोमेंट लगा हुआ है, इसको आप कह सकते हो पॉइंट ई के बाद एफ मान लेते हैं इसको, कि पॉइंट एफ पर एक मोमेंट लगा हुआ है, क्लॉकवाइज लगा हुआ है, इट में बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो जनरल डायग्राम से आप समझा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको एग्जाम में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना लिखना चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो कितना वेटेज है, मार्क्स का वेटेज कितना है। अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे, बताइए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड्स विच आर सब्जेक्टेड टू बीम, कि भाई बीम पर कौन कौन से लोड लगे रहते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है, इन लोड के नाम लिख देने हैं। 2 नंबर में ये नाम लिख दीजिए और ऐसे डायग्राम बना दीजिए। ये डायग्राम बनाने में आपको कितना वक्त लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगी। बोलो यस और नो। ऐसा डायग्राम बना दो और इस डायग्राम पे सभी लोड्स को रिप्रेजेंट कर दो। 2 नंबर के लिए इतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपसे 10 नंबर में पूछ लिया, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया है, तो क्या इतने से काम चल जाएगा? क्वेश्चन वही है, एक ही क्वेश्चन होता क्या है, 2 नंबर में पूछ लेता है, उसी क्वेश्चन को कई बार 10 नंबर में पूछ लेता है। अगर यही क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे? 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर 10 नंबर में आएगा तो आपको अलग अलग हेडिंग डाल करके फिर से आपको और इलेबोरेट करना होगा। जैसे मैंने बोला कि भाई कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है, इसमें तो कुछ खास ज्यादा है नहीं। आपने क्या करना चाहिए, आपको बना देना चाहिए यहां पे इस तरह से, कोई भी बीम आप बना सकते हैं। यहां पे मैं सिंपल सपोर्टेड बीम ले रहा हूं, तो हिंज सपोर्ट मैंने यहां पर लगा दी और रोलर सपोर्ट मैंने यहां पर लगा दी। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि भाई हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट हम पढ़ चुके हैं। ये रोलर सपोर्ट है और ये हिंज सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। टाइप्स ऑफ बीम की बात बाद में करेंगे। हाँ, ये सिंपल सपोर्टेड बीम है। ठीक है, यस। तो अगर इस पर मेरे को पॉइंट लोड कहीं दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे, इस तरह से एरो से दिखा दो, कि आप बोल सकते हो कि भाई पॉइंट, यहां पर देख सकते हो ये जो आपका कंसंट्रेटेड लोड है जिसको हम पॉइंट लोड बोल रहे हैं, तो दिस लोड एक्ट्स एट ए पॉइंट, ये किसी पॉइंट पर एक्ट करता है। आप इसका नाम भी लिख सकते हो, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। आप कह सकते हो कि भाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से, एज शोन इन द फिगर, कि भाई पॉइंट सी पर एक लोड लगा हुआ है जो कि पॉइंट लोड है। इसको आप लोड को W से भी लिख सकते हैं या P से भी लिख सकते हैं या F से भी दिखा सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो ये हो गया हमारा पॉइंट लोड जो एक सर्टेन पॉइंट पे लगा होता है।
एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक सर्टेन लेंथ तक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक सर्टेन लेंथ तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। बोलो यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं अगेन क्या कर रहा हूं, एक हिंज सपोर्ट लगा देता हूं और यहां पर एक बार फिर से मैं रोलर सपोर्ट लगा देता हूं। अब जरूरी नहीं कि इधर रोलर लगाओ, आप इधर हिंज लगाओ, इधर रोलर लगा दो उधर हिंज लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्योंकि ये जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कौन सा लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और एक सर्टेन लेंथ तक ये लोड लगा रहता है, सर्टेन लेंथ तक ये लोड लगा रहता है। तो मान लेते हैं कि इतनी लेंथ तक ये लोड लगा हुआ है, एक सर्टेन लेंथ है और इस सर्टेन लेंथ पर ये लोड एक्ट कर रहा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ध्यान रखिएगा कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और एक सर्टेन लेंथ तक ये लोड एक्ट करेगा लाइक दिस। ठीक है, इस लेंथ को आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि ये जो लोड लगा हुआ है यूडीएल, क्या लोड को बोल रहे हो इसको, यूडीएल, यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर, ध्यान देना। और जो हमारा ये पॉइंट लोड होता है इसकी जो यूनिट होती है वो किलो न्यूटन या न्यूटन होती है। इंपॉर्टेंट है, क्या होती है पॉइंट लोड की यूनिट, किलो न्यूटन या न्यूटन। और ये जो यूडीएल है जो एक सर्टेन लेंथ तक लगा हुआ है ना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन पर मीटर। तो ऐसे बोल दीजिए, मान लीजिए जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। कितनी ले लेते हैं इस डिस्टेंस को, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 मीटर मैंने मान ली है। तो मैंने बोला कि भाई यहां पर एक यूडीएल है, एक लोड लगा हुआ है जो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, इसको बोल देते हैं पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। लेट मी चेंज द कलर ताकि विजिबिलिटी ठीक रहे आपके लिए, ताकि विजिबिलिटी ठीक रहे। दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी एंड से दिस पॉइंट इज डी। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, यहां पर हमने पॉइंट के नाम तो नहीं लिखे, ठीक बात है, जनरल से तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर एज शोन इन द फिगर कि बी से सी के बीच में एक लोड लगा हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कितने डिस्टेंस तक लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 मीटर तक लगा हुआ है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, किलो न्यूटन पर मीटर। एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि इस लोड की जो इंटेंसिटी है, इस लोड की जो इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ऐसा डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। इसी चीज को आपको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप इसको रेक्टेंगल से, यहां पर देखो रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जो बन रहा है यूडीएल से क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। इसी चीज को अगर आप चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई बुक में ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे दोस्त इसको। ये है हमारा यूडीएल, सॉरी सिंपल सपोर्ट, हिंज सपोर्ट है, एंड दिस इज रोलर सपोर्ट। इसी चीज को आप कैसे दिखा सकते हो, इसी चीज को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस। ये भी क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसको, यूडीएल को। दिस डिस्टेंस इज व्हाट, 3 मीटर। एक ही बात है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। लोड की जो इंटेंसिटी है इसको हमने बोला पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ये जो लोड की इंटेंसिटी है दैट इज हमने मान लिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, एक ही बात है। तो आप यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, द लोड एक्ट्स ओवर ए सर्टेन लेंथ। ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है एक सर्टेन लेंथ तक ये एक्ट करता है, किसी पॉइंट पे एक्ट नहीं करता है, एक सर्टेन लेंथ तक ये एक्ट करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लोड इज यूनिफॉर्म। इंपॉर्टेंट है कि भाई जहां तक ये लोड एक्ट करेगा, है ना, तो उसकी जो लोड की इंटेंसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो आप देख सकते हैं बी से सी के बीच में एक यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी इंटेंसिटी हर जगह क्या है, सेम है। कितनी है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो टोटल लोड कितना होगा, व्हाट इज द टोटल लोड, मतलब ये जो किलो न्यूटन पर मीटर में आपने लिखा है, इसको अगर आपने टोटल लोड कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल लोड, तो टोटल लोड हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेन फिगर। ये जो प्लेन फिगर है
ये क्या बन रहा है आपको यहाँ पे रेक्टेंगल, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बनता है कि नहीं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। यस, एरिया का जो रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो टोटल लोड होगा। क्या होगा, वो टोटल लोड होगा। अब रेक्टेंगल का एरिया तो आप निकाल सकते हैं, हाइट इंटू बेस। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ध्यान देना, ये हमने बना लिया है। अब हम लोग क्या करना है, यहां से सपोर्ट्स हटा देनी है। तो आपको पता है ना, आपको पता है ना, अब देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है हमारी, हमारी जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहां से स्टार्ट हो रही है। ये पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, दिस इज डी पॉइंट। अब हमको इस पॉइंट यूडीएल को पॉइंट लोड में, टोटल लोड में कन्वर्ट करना है। इससे पहले एक बात बताओ, ये पॉइंट ए पर कौन सी सपोर्ट लगी हुई है, हिंज सपोर्ट। कितनी रिएक्शंस आनी चाहिए, 2 रिएक्शंस। तो 2 रिएक्शंस अगर आएंगी तो आप दिखा दो कौन कौन सी आएंगी। अरे हिंज सपोर्ट है, 2 रिएक्शंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्या लिखिएगा इसको, एक सपोर्ट, एक रिएक्शन ये आ जाएगी और एक रिएक्शन ये आ जाएगी। क्या बोलोगे इनको, इसको बोलोगे आर ए एच। ए का मतलब, आर का मतलब रिएक्शन, ए का मतलब पॉइंट ए पर है, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक आ जाएगी आर ए वी, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये क्योंकि रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे आपको पता है केवल एक ही रिएक्शन आती है, दैट इज ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहां पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, केवल एक ही रिएक्शन आएगी। क्योंकि ये पॉइंट डी है तो इसको हम बोलेंगे आर डी। बोलो यस और नो, केवल एक ही रिएक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आर डी आ गया। अब जो मेन मुद्दा बात का ये है, अभी तो मैंने आपको यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया सपोर्ट्स को हटा करके। मुद्दा ये है कि भाई ये जो यूडीएल लगा हुआ है, इस यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में यानी कि टोटल लोड में कन्वर्ट करना है। तो करो जरा टोटल लोड में कन्वर्ट कीजिए। रेक्टेंगल इसका एरिया निकाल लो, लिखा हुआ है टोटल लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेन। तो बताओ जरा यहां पे टोटल लोड हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल, है ना। अरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, हाइट इंटू बेस। तो हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखो कितनी दे रखी है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो लिखेंगे हाइट हो जाएगी इसकी 10 किलो न्यूटन पर मीटर। और डिस्टेंस कितनी लेंथ तक लगा हुआ है, लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, बेस कितना है इसका, दैट इज 3 मीटर। तो 3 मीटर से मल्टीप्लाई करो और जरा ध्यान से देखो, गौर करो जरा, ये मीटर से मीटर कट जाएगा और ये हो जाएगा 10 इंटू 3, यूनिट क्या बचेगी, किलो न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 3 दैट इज 30 किलो न्यूटन। बोलो यस और नो, 30 किलो न्यूटन। तो देखो यूनिट क्या आ गई इसकी, ये जो यूडीएल था इसकी यूनिट थी किलो न्यूटन पर मीटर। जैसे ही आप उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो किलो न्यूटन बन जाएगी, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टोटल लोड आ चुका है इसका। यूडीएल कितना था, यूडीएल था 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अब टोटल लोड कितना आ गया है, 10 इंटू डिस्टेंस कितनी 3, तो कितना आ गया 30 किलो न्यूटन। अब बात यह है कि इस लोड को, ये लोड कहां से कहां तक लगा था, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ये यूडीएल लगा हुआ था। अब आपने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट लोड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखो जरा, मैंने आपको बताया था ये पॉइंट लोड है जिसकी यूनिट किलो न्यूटन होती है, एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने, ये टोटल लोड है, पॉइंट लोड है। अब इस यूडीएल को आपने पॉइंट लोड में, टोटल लोड में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये किलो न्यूटन पर मीटर था, ये क्या बन चुका है, किलो न्यूटन। अब ये एक्ट कहां पे करेगा, अरे ये तो तुमने टोटल लोड निकाल दिया यहाँ पे पॉइंट लोड, अब तो इसको एरो से रिप्रेजेंट करोगे, यानी किसी एक पॉइंट पर ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। कहां पर लोकेट करेगा ये पॉइंट, कहां पर इसकी लोकेशन होनी चाहिए, है ना। तो कहां पर ये एक्ट करेगा, ये जो टोटल लोड आया है इस यूडीएल को जैसे ही आपने कन्वर्ट करा टोटल लोड में 30 किलो न्यूटन, ये टोटल लोड कहां पर एक्ट करेगा। तो देखो लिख दिया मैंने यहां पे, टोटल लोड जो आया है, टोटल लोड जो आया है एक्ट करेगा मिडिल ऑफ द लोडेड लेंथ। जितनी लेंथ पर ये लगा हुआ था, जितनी लेंथ पर ये लगा हुआ था उसके मिड में एक्ट करेगा। कहां पे एक्ट करेगा, उसके मिड में एक्ट करेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी यहां पे, दैट इज 3 मीटर। अब 3 मीटर का जो मिड है वो कितना होगा, इधर से भी 1.5 उधर से 1.5। बोलो यस और नो। तो कहीं यहां पर लोड आएगा, अरे यहां की ना, बात समझ में आई। इसका मिड कितना होगा, अरे इसका मिड कितना होगा, ये 3 है ना, तो बी से कितना हो जाएगा 1.5 मीटर और सी से भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। बोलो यस और नो। और ये कितना है, ये जो यूडीएल था कितना आ गया था हमारा, टोटल लोड कितना है, दैट इज 30 किलो न्यूटन। तो यहां पर आप लिखो जरा 30 किलो न्यूटन, बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत स्लो मैनर बता रहा हूं।
आपको अगर ये चीज आती है तो 1.5 के स्पीड कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देख रहे हो, यूट्यूब के अंदर आप देख रहे हो तो 1.5x देख सकते हो, 2x देख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप पहली बार चीजों को समझ रहे हो तो नॉर्मल स्पीड चलने दो, है ना। अगर आपको पहले से पता है, आपको लग रहा है कि सर की स्पीड थोड़ी कम लग रही है ना, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को साथ में लेकर के चल रहा हूं, मैं मान करके चल रहा हूं कि पहले से नहीं आता किसी को, उस पॉइंट ऑफ व्यू में समझा रहा हूं। आपको अगर आता है तो स्पीड बढ़ा लो, और मैं कह रहा हूं कि एक बार तो देख लो लेक्चर को ढंग से, ठीक है ना, क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी बाद में। ये बात होगी यहां पर यूडीएल की। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट है दैट इज, थोड़ा सा इससे डर लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डर आपका खत्म हो जाएगा, डर आपका खत्म हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल। बताया था कि ट्रायंगल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कह रहा है कि टोटल जो लोड होता है वेरी करता है यूनिफॉर्मली। तो एक फिर से हम क्या कर लेंगे यहां पे, फिर से हम एक बीम कंसिडर करते हैं लाइक दिस। बोलो अगेन, हमने कंसिडर कर लेते हैं अगेन, मान लो यहां पर लगी हुई है रोलर सपोर्ट। क्या लगी हुई है, रोलर सपोर्ट लगी हुई है। बोलो यस और नो, यस। यहां पर लगा देते हैं इस बार हिंज सपोर्ट, बोल देते हैं इसको हिंज सपोर्ट। इसको बोल दो पॉइंट ए, इसको बोल दो पॉइंट बी, है ना। अब देखो क्वेश्चन में जब एक ट्यूब में या किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो ये पॉइंट तो अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है इसको ए बोले, यहाँ कहीं बी होगा, वहां कहीं कुछ और पॉइंट आ जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं जनरल चीजें लेकर के चल रहा हूं, अभी कुछ भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा यहां पर यूबीएल की, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, एक सर्टेन लेंथ तक एक्ट करता है, लेकिन ये वेरी करता है ना, ये क्या करता है, वेरी करता है। हाँ भाई ठीक है ना, अरे क्या हो रहा है, हाँ जी, अरे फिट नहीं बैठ रहा है, या तो नीचे या तो ऊपर। ओहो, चलो अभी आपका इलाज करते हैं, ऐसे उठा देते हैं इसको। ये लाइन मुझे लग रहा है तिरछी बनी हुई है क्या, चलो कोई बात नहीं, हॉरिजेंटल बनाना आप स्केल का यूज करते हुए, स्केल का यूज करना। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यस और नो। इसको बोल दो पॉइंट सी, इस पॉइंट को बोल दो पॉइंट डी, और मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। बोलो यस और नो। अब देखो ये जो लोड है ना, ये वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ, ये वेरी कर रहा है हाँ कि ना। देखो इधर लोड की इंटेंसिटी 0 है, और उसके बाद लोड की इंटेंसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है, और लास्ट में जाकर के पॉइंट डी पर इस लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। बोलो यस और नो। तो पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट डी तक एक यूवीएल लगा हुआ है। क्या बोल रहे हो इसको आप, दिस इज यूवीएल, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, किलो न्यूटन पर मीटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसकी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर जो इसकी मैक्सिमम लोड की इंटेंसिटी है दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर। बात समझ में आ गई कि भाई यूवीएल उस लोड को हम कहते हैं जिस लोड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली वेरी करती है। यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में एक लोड लगा हुआ है जो है यूवीएल, ठीक है। ट्रायंगल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूडीएल को हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया था। यहां पर लोड की इंटेंसिटी सी पर कितनी है, 0, और सी से डी की तरफ लोड की इंटेंसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, और डी पर जाकर के लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। यूनिट इसकी क्या रहेगी, जो यूडीएल की थी, किलो न्यूटन पर मीटर। करना क्या है इसमें, फिर से इसको टोटल लोड में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। अगर इसको आपने टोटल लोड में कन्वर्ट कर लिया तो आपके लिए एसएफडी बीएमडी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द लोड इंटेंसिटी वेरीज यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट, टोटल लोड कैसे आएगा, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, यानी कि क्या बन रहा है प्लेन फिगर यहां पर, ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पता है सभी को एरिया। अब देखो इस पॉइंट को बताऊंगा, अभी समझाऊंगा। द टोटल लोड एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले टोटल लोड तो निकाल लेते हैं, टोटल लोड कैलकुलेट कर लो पहले, इसका कितना आएगा, टोटल लोड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे ट्रायंगल का एरिया सबको पता होता है, हाफ इंटू बेस कितना है, दैट इज 3 मीटर, डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, इंटू हाइट कितनी है
हाइट कितनी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है आपको, लोड की मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। जब न्यूमेरिकल आएगा तो जो उसमें दे रखा होगा उसमें लेंथ हो सकता है 6 मीटर हो, कुछ भी हो सकता है, वो लोड कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, करना तो यही है ना, फंडामेंटल तो यही है। तो यहां पर आप देखेंगे एक बार फिर से, तो मीटर से मीटर गया तो 3 इंटू 10 और 2 से डिवाइड हो तो 15 आ जाएगा। बोलो यस और नो, और यूनिट क्या रह जाएगी इसकी, किलो न्यूटन। किलो न्यूटन बचेगी ना, तो ये हो जाएगा आपका 15 किलो न्यूटन। अब ये जो टोटल लोड मिला है आपको, ये तो पॉइंट लोड है, ये तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कहां पर एक्ट करेगा, कहां पर एक्ट करेगा, वो पॉइंट कहां पर होगा जहां पर ये 15 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा होगा, उस पॉइंट का पता होना चाहिए। तो ये एक्ट करता है कहां पे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे यहां पर, यहां भी तो रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड पे एक्ट करा था। अरे यार मिडिल, मिड कहां, ये कहां से आया था, बी और सी के बीच में जो बना हुआ था आपका यूडीएल, तो इसने कहां पर एक्ट किया था, इसके मिडिल में। अरे क्योंकि रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड है वो कहां पे आएगा, बोलो यस और नो, रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड है वो कहां पे आएगा, जैसे ये है आपका, एक सेकेंड, हाँ जी, ये बताओ इसका सेंट्रॉइड कहां पे होगा, अरे इसका सेंट्रॉइड तो यहीं होगा ना मिड में, इसलिए वहां पर ये मिड में एक्ट कर रहा था। लेकिन आपके पास क्या है इस बार, आपके पास तो ट्रायंगल बन रहा है, आपके पास तो ऐसे करके एक ट्रायंगल बन रहा है, बोलो यस और नो। आप इसको ऐसे ना बनाकर कैसे बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। इधर लोड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, इधर लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, बात तो एक ही है ना। अब इसका सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड क्या मिड में एक्ट करेगा, भाई बताओ, इसका सेंट्रॉइड तो मिड में एक्ट करता था, क्योंकि क्योंकि ये तो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इसके मिड में एक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि ये मिड में एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि लोड की इंटेंसिटी इधर ज्यादा है, उधर लोड की इंटेंसिटी कम है। इस डायग्राम में देखोगे तो लोड की इंटेंसिटी उधर ज्यादा है, इधर लोड की इंटेंसिटी कम है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो मिड में नहीं होता है, कहां पे होता है, यहां पर मैं बना के दिखा देता हूं आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ में आपको आ गया फिर कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम मैं नीचे बना रहा हूं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। तो एक बार मुझे फिर से बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पे सी आएगा, ये पॉइंट डी आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट बी है। मैं इसको टोटल लोड कैलकुलेट कर चुका हूं, अब मुझे एक्ट करना है, कहां पे एक्ट करेगा। उससे पहले आप मुझे बता सकते हैं यहां पर जो रिएक्शंस आएंगी, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, क्योंकि ये कौन सी सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, तो एक ही रिएक्शन आएगी, यस और नो। अरे यार हर एक क्वेश्चन में जब आप सोचोगे समझोगे तब ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी हर चीज की। तो क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन आएगी, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल। तो क्या लिखोगे आप इसको, सिंपली आर ए, क्योंकि एक ही रिएक्शन है वर्टिकल में, तो लिख दिया आपने आर ए। अब बताओ क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है तो कितनी रिएक्शन आ सकती हैं, दो, एक आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी और दूसरी आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। व्हाट हैपेंड, क्या हो गया था भाई, देखो एक आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बी है तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगी आर बी वी, और ये हो जाएगा आपका आर बी एच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, जो मेन पॉइंट है हमारा, कि ये जो हमारा ट्रायंगल आया था, टोटल लोड में कन्वर्ट करना था इस यूवीएल को, तो कितना आ गया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो टोटल लोड मेरा आया यहाँ पे 15 किलो न्यूटन। ये 15 किलो न्यूटन कहां पर एक्ट करेगा, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये जो 15 किलो न्यूटन है मिड में तो एक्ट नहीं करेगा, 3 मीटर जो लगी हुई डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर, तो इधर की तरफ झुकाव रहेगा इसका, मतलब जो टोटल लोड है ना वो इधर की तरफ आएगा, यानी कि सी से डिस्टेंस ज्यादा रहेगी और डी से डिस्टेंस कम रहेगी। क्या इतनी बेसिक सी बात आपको समझ में आती है, बोले यस और नो। एक बात बताओ, अगर ये रॉड है, मान लो ये 50 किलो की रॉड है, कितनी रॉड, कितनी किलो की रॉड है, कितने केजी की रॉड है, 50 केजी की रॉड है। अब एक ने यहां से इसको पकड़ा हुआ है, एक व्यक्ति ने इसको यहां से पकड़ा हुआ है। अब इसका जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक डायमीटर कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो क्या ये जो लोड आएगा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यस और नो, यस। अगर ये 50 न्यूटन था तो 25 इसके पास जाएगा, 25 इसके पास जाएगा। लेकिन अगर ये रॉड इधर से ज्यादा मोटी है और इधर से रॉड पतली है, इधर वेट कम है रॉड में, इधर वेट ज्यादा है, और यहां पर दो व्यक्तियों ने पकड़ा हुआ है, आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जिस तरफ रॉड का वेट ज्यादा है, जिस तरफ डायमीटर ज्यादा है रॉड का, उस व्यक्ति के पास वेट ज्यादा जाएगा, लोड ज्यादा जाएगा, इसके पास कम आएगा, यस और नो। तो इधर की तरफ लोड ज्यादा है तो इधर की तरफ सेंट्रोइड का शिफ्ट हो जाएगा। अब वो डिस्टेंस कितनी होगी वो आपको पता होनी चाहिए, जो सेंट्रोइड होगा वो कहां पे होगा वो ध्यान देना पड़ेगा आपको।
तो यहां पर मैं बनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आराम से समझ लो इसको, ठीक है। देखो ये जो आपकी, अगर देखो यहां पर लोड की इंटेंसिटी 0 है, यहां पर लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो इधर से डिस्टेंस ज्यादा होगी, कितनी होगी, 2/3 होगी, टोटल डिस्टेंस का 2/3। तो ये पॉइंट आपका जो सेंट्रोइड आएगा, ये सेंट्रोइड आएगा, यहां पे मैं बनाना चाहूंगा इसको मैं बनाना चाहूंगा एक डिफरेंट कलर से, ग्रीन कलर से बना लेते हैं। तो ये जो आएगा लोड ऐसे आएगा कहीं यहां पे, थोड़ा सा इसको मैं, क्योंकि पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूंगा, यहां पर कहीं लोड आ जाएगा। बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। तो ये जो लोड आएगा वो कितना आया, दिस इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। ये लोड कितना आ जाएगा, 15 किलो न्यूटन। अब ये जो इसकी जो यहां पर जो एक्ट कर रहा है, इसको हम कैसे बताएं, तो ये ध्यान रखना होगा आपको, पॉइंट सी से रहेगा, यहां पर जो डिस्टेंस आएगी वो रहेगी 2/3। कितनी रहेगी, 2/3, है ना, 2/3 रहेगी। और इधर से पॉइंट डी से जो डिस्टेंस रहेगी दैट विल बी 1/3, दैट विल बी 1/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टोटल का 1/3, टोटल का 2/3। अरे अगर ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है, ये कितनी डिस्टेंस है, 3 मीटर है। मैं यहां लिख देता हूं इस पॉइंट को, इसकी जो पॉइंट लोकेट, ये जो लोड आया ना कहां पे, कितना होगा, फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी, अच्छा एक सेकेंड, यस, फ्रॉम पॉइंट सी कितना हो जाएगा, सी से डिस्टेंस ज्यादा होगी कम होगी, अरे सी से डिस्टेंस ज्यादा होगी, डी से डिस्टेंस कम होगी, तो फ्रॉम पॉइंट सी से डिस्टेंस आ जाएगी 2/3, 2/3 ऑफ टोटल लेंथ, टोटल लेंथ का 2/3। एंड अगर इसी चीज को आप दूसरे शब्दों में कहो तो फ्रॉम पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है उधर, डी, तो डी से कितना हो जाएगा, अरे जब इधर से 2/3 हो गया तो उधर से 1/3 बचेगा ना, इधर से 2/3 तो उधर से 1/3। बोलो यस और नो, तो लिखेंगे 1/3 ऑफ टोटल, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ का 1/3। तो अगर मैं आपको यहां से हटा दूं अब इसको, वो चीज मैंने वहां पर लिख दी है, तो आप मुझे बता सकते हैं डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी इधर से, बताओ, इस 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यानी कि पॉइंट सी से कितना हो गया बेटा, बताइएगा, पॉइंट सी से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इसकी, ये जो यहां पे है, तो दिस इज 2 मीटर, और 1/3 कितना हो जाएगा इधर से, ये हो जाएगा आपका फ्रॉम पॉइंट सी, बता सकते हो फ्रॉम पॉइंट डी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितनी है 3, इसका 1/3 ले लो तो हो जाएगा 1 मीटर, तो इधर से आपको मिल जाएगा 1 मीटर। एक ही बात है, आप ये कह सकते हो ये जो टोटल लोड आया था हमारा ना 15 किलो न्यूटन, ये कहां पर एक्ट करेगा, ट्रायंगल का सेंट्रोइड, ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहां पे होगा, जिधर जीरो इंटेंसिटी है वहां से 2/3, और जो जहां पर, सॉरी, जहां पर लोड की इंटेंसिटी 0 है वहां से 2/3, और जहां पर लोड की इंटेंसिटी मैक्स है वहां से 1/3। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी मान रखी है हमने, 3 मीटर, तो 3 मीटर का 2/3 कितना होगा, 2 मीटर, और 1/3 कितना होगा, 1 मीटर। ठीक है, इसी चीज को मैं नीचे अगर दिखाना चाहूं, यहां पे इसी चीज को अगर मैं यहां दिखाना चाहता हूं इस तरह से, तो यहां पर आप देखेंगे तो डी की तरफ झुकाव रहेगा इसका। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस थी आपके पास 3 मीटर, 3 मीटर, ये टोटल लोड कितना आया था, 15 किलो न्यूटन, कितना आया था, 15 किलो न्यूटन, तो यहां लिख देते हैं 15 किलो न्यूटन। डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 2 मीटर, सी से 2 मीटर और डी से 1 मीटर। ये बात अगर आपको समझ आ गई है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रिएक्शंस बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, आप एसएफडी बीएमडी बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब ये पॉइंट इधर हो सकता है डी, अगर इधर डी हो जाएगा तो डी से 2/3 हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और लास्ट में जो लोड लगा हुआ है यहाँ पे, दैट इज मोमेंट, है ना, तो कहीं पर भी किसी बीम पर क्या हो सकता है, यूडीएल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये कोई बीम बना ली हमने, फिर से सिंपल सपोर्टेड बीम, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम, कितने टाइप्स की बीम होती है ना।
तब आपको टाइप्स ऑफ बीम समझ आ रहा होगा। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट ये मान लो ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो पॉइंट सी पर एक मोमेंट लगा हुआ है क्लॉकवाइज, है ना, एम सी पॉइंट पर एक मोमेंट लगाओ क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी आप दिखा सकते हो, इट में भी क्लॉकवाइज और इट में भी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बीम में भी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मोमेंट एट क्राइटेरिया एट सर्टेन पॉइंट, है ना। तो मोमेंट में भी क्लॉकवाइज और इट में भी एंटी क्लॉकवाइज। यू कैन राइट एज शोन इन द फिगर, कोई भी डायग्राम बना करके फिगर बना के समझा सकते हैं कि एज शोन इन द फिगर देयर इज अ मोमेंट एट पॉइंट सी विच इज क्लॉकवाइज, यस और नो। तो ये 4 लोड है। एग्जाम में अगर लिखने के लिए आते हैं 10 नंबर में, तो आपने ऐसे कर करके अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दे करके समझाना होगा, तब जाकर के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से नंबर मिलेंगे। अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक स्लाइड में ये बना करके दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, या फिर इन सब का यूज होगा एसएफडी बीएमडी बनाने में, रिएक्शंस को कैलकुलेट करने में। जो आपने अभी देखा है कि भाई सिंपल सपोर्ट होती है, हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट होते हैं, तो वहां पर क्या आती हैं, रिएक्शंस आती हैं। तो उन रिएक्शंस को कैलकुलेट करना होता है। बस मैं एक और सवाल आपसे यहां पर करना चाहूंगा, या मतलब एक और एग्जांपल यहां पर देना चाह रहा हूं, किसके लिए, ये वाला यूवीएल का, क्योंकि इस यूवीएल में फंस जाता है बच्चा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल और ले रहा हूं, थोड़ा सा इस बार डेटा चेंज कर देता हूं, ताकि जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो आपके अंदर आ जाए। आप भी इसी तरह से 1-2 एग्जांपल अपने मन से और ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल और लिया है, ठीक, इसको मैंने बोल दिया है हिंज सपोर्ट, इसको मैंने बोल दिया है रोलर सपोर्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नाउ ओके, चलो जी, इस बार जो है लोड कुछ इस तरह से लगा देते हैं, उल्टा कर देते हैं ना, रटना थोड़ी है अपने को, क्यों भाई, रटोगे तो एसएफडी बीएमडी नहीं बना पाओगे। एक भी चीज आपको रटनी नहीं है, बता रहा हूं पहले से ही। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसको बोल दीजिए पॉइंट सी, या एक काम कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, इसको आपने बोला पॉइंट ए, इसको बोल दीजिए पॉइंट बी, पॉइंट सी, एंड दिस पॉइंट इज डी। अब आपने देखा कि यहां पर एक यूडीएल लगा हुआ है, यूवीएल लगा हुआ है, सॉरी, यूवीएल की हम बात कर रहे हैं, जिसकी लोड, जिस लोड की इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे 0 है सी पर, और लगातार सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ लोड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और बी पर आकर के लोड की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। कितनी हो जाती है, मैक्सिमम, आप देख सकते हैं। अब एक काम करें, ये जो आपका यूवीएल लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, दिस इज यूवीएल, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इस बार इसको मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं 6 मीटर, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं 6 मीटर, कि भाई बी और सी के बीच में एक यूवीएल लगा हुआ है जिसकी डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है। तो इसका आपने इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है, और जो टोटल लोड आएगा उसको एक्ट करना है कहां पे, सर्टेन पॉइंट पे, यानी कि इसके सेंट्रॉइड पे। चलो ठीक है, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई अगर ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये हो गया सी पॉइंट, और ये हो गया आपका डी पॉइंट। क्योंकि पॉइंट ए पर क्या लगी हुई है, हिंज सपोर्ट, तो कितनी रिएक्शंस आएंगी, 2, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। बोलो यस और नो, यस। तो वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरी आएगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। क्या बोल सकते हो इनको, इसको बोलोगे आर ए वी, इसको आप बोलोगे आर ए एच, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर एक पॉइंट डी पर रोलर सपोर्ट है, तो केवल एक ही रिएक्शन आएगी, एंड दैट इज ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसको क्या बोल सकते हो आप, आर डी बोल सकते हो। मेन काम है हमारा इस क्वेश्चन को समझने का कि भाई ये जो यूवीएल लगा हुआ है इसका टोटल लोड निकालो और इसको एक्ट करवाओ कहां पे, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे। तो टोटल लोड बता सकते हो कितना हो जाएगा, टोटल लोड अभी तो मैं लिख लिख के दिखा रहा हूं, जब एसएफडी बीएमडी बनाएंगे तो डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा वहां पे, टोटल लोड। और जब हम एसएफडी बीएमडी बनाएंगे, शुरुआत में आपको एकदम पूरा जो कन्वेंशनल मेथड है वो मैं सिखाऊंगा, कैसे बनते हैं डायग्राम। उसके बाद डायरेक्ट जो शॉर्टकट मेथड है ना, क्योंकि जब एसएफडी बीएमडी आपको बनाने के लिए आते हैं ना 10-10 नंबर में, तो पूरा अगर उसमें हर एक कैलकुलेशन दिखाओगे तो इट विल टेक टाइम, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, सिंपल सी कैलकुलेशन आप करोगे और एसएफडी बीएमडी आप बना लोगे, और गलती होने के चांस जो है बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। तो टोटल लोड कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो।
तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 6 मीटर, और हाइट कितनी है, दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ध्यान देना जी, 20 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, जो इसकी यहाँ पर जो हाइट देख रखता है वो ये होती है मैक्सिमम वाली। तो कितना हो जाएगा ये, तो दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो देख सकते हो यहाँ पर मीटर से मीटर गया, और ये कितना आ जाएगा, तो 20, 120 कितना हो जाएगा ये, यानी कि ये 3 बार कटेगा यहाँ पे, तो 60 हो जाएगा। बोलो यस और नो, दैट इज इक्वल टू 60, और यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन। यानी कि ये टोटल लोड मिल चुका है। अब ये टोटल लोड कहां पे एक्ट करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये टोटल लोड आपको बात समझ में आ रही है कि भाई इस बार जो सी पॉइंट है ना, इस बार देखो जरा ध्यान से, पहले जो है ये सी से डी की तरफ इंक्रीज हो रहा था, तो सी से डिस्टेंस ज्यादा थी, अब कितनी ज्यादा है, 2/3, और इधर से कितनी हो जाएगी, 1/3, बस 2/3 1/3 याद रखो, 2/3 1/3, 2/3 1/3, ठीक है। यहां पर कितनी, यहां से डिस्टेंस, अच्छा ये टोटल लोड किधर की तरफ एक्ट करेगा, अरे जिधर लोड ज्यादा है उधर ही तो जाएगा सेंट्रोइड। तो इधर ये डायग्राम ट्रायंगल हमारा ऐसे बना हुआ था, इधर लोड की इंटेंसिटी 0 थी, इधर मैक्सिमम थी, तो इधर ही तो जाएगा ज्यादा लोड, उधर ही तो जाएगा। तो इधर से 2/3 ज्यादा होगा, 2/3 कम होगा, 1/3, तो 2/3 सी से, डी से कितना था, 1/3। लेकिन इस बार लोड की इंटेंसिटी इधर 0 है और इधर की तरफ मैक्सिमम है ना, तो इधर की तरफ आएगा ना सेंट्रोइड इसका, तो ज्यादा डिस्टेंस कहां से होगी, इधर से डिस्टेंस ज्यादा होगी 2/3, इधर से डिस्टेंस कम होगी 1/3। बोलो यस और नो। तो ये एक्ट करेगा, अगर यहां पर आप दिखाना चाहते हो इसको, तो ये जो एक्ट करेगा ये कहां पर एक्ट करेगा, हाँ जी, यहां पर एक्ट करना चाहिए कि नहीं, बोलो यस और नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या इस बात को समझ पाए हो, बोलो जी। तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगी, इधर से हो जाएगी 1/3, और इधर से डिस्टेंस हो जाएगी ज्यादा, कितनी, 2/3, इधर से 2/3 और इधर से 1/3, किसका, टोटल डिस्टेंस का। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा यहां पे, तो फ्रॉम पॉइंट सी से कितना हो जाएगा, फ्रॉम पॉइंट, ये जो टोटल लोड आया 60 किलो न्यूटन, ये कहां पे एक्ट करेगा, सी से 2/3, है ना, फ्रॉम पॉइंट सी कितना हो जाएगा, 2/3, किसका, टोटल डिस्टेंस का। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर, तो बोलो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 मीटर। अरे 6 का 2/3 कितना आएगा, 6 का 2/3 कितना आएगा, 4 मीटर ही आएगा ना, यस और नो, 4 मीटर, यस। तो अब आप इसको बता सकते हैं यहां पे कि सी से जो लोड आ रहा है, कहां पे आ रहा है, इधर से, यहां पे कहीं आएगा, बोलो यस और नो। कितना है, 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन। ध्यान देना इसकी यूनिट किस में थी, किलो न्यूटन पर मीटर, अब ये किलो न्यूटन बन चुका है, और ये जो डिस्टेंस है आपकी ये बन गई है कितनी, दिस इज 4 मीटर। ये टोटल कितनी थी, 6, तो इधर से कितनी बच जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर, 1/3 देख लो आप यहां से, तो लिख सकते हो यहां पे आप, फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट बी, तो बी से कितना हो जाएगा, 1/3, कितने का, 6 मीटर का, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। एक तरफ से कैलकुलेट कर लो, जो बचेगा वो बच जाएगा। भैया सर, भैया आपने इधर से देख लिया, इधर से आपने देख लिया, सी से कितना है, 2/3 है, कितना आ जाएगा, 6 का 2/3, 4 मीटर, तो टोटल 6 थी, तो 4 माइनस 6 माइनस 4 कितना बच गया, 2/3। अरे किसी चीज में से जब 2/3 माइनस कर दोगे तो 1/3 ही बचेगा ना, तो ये आ गया आपका, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हमने बना लिया। अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एक बार हमने इधर से देखा, एक बार हमने उधर से देखा, एक दो क्वेश्चंस आप अपने मन से एग्जांपल ले सकते हो, है ना, कहो तो मैं आपको दे देता हूं क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन बना देते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस एक यूबीएल लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये लगा है यहाँ पे यूबीएल, इधर लोड की इंटेंसिटी 0 है और इधर की तरफ लोड की इंटेंसिटी लगातार यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन पॉइंट्स के नाम आप दे सकते हो, यहाँ पे आप एक काम करो, एक हिंज सपोर्ट लगा दो, यहाँ पे आप एक रोलर सपोर्ट लगा दो, ठीक है। इस पॉइंट को आप ए बोल सकते हो, इसको बी बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो सी, और इसको बोल सकते हो पॉइंट डी। इस डिस्टेंस को आप ले लो 9 मीटर, और ये जो यूवीएल लगा हुआ है इसको आप बोल सकते हो 90 किलो न्यूटन पर मीटर। करना क्या है आपको, करना है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है,
यहाँ पे आपको देखना है कि जो सपोर्ट लगी हुई हैं दोनों, यहाँ पर कितनी रिएक्शंस आएंगी उनको रिप्रेजेंट, उनको शो करना है। और दूसरा इस ट्रायंगल का यानी कि यूवीएल का, ये जो यूवीएल है इसका टोटल लोड कितना होगा उसमें कन्वर्ट करो और उसको रिप्रेजेंट करो कहां पर ये एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो एक बार ट्राई करेंगे। और इसका जो मैंने जैसे स्टार्टिंग बताई दिया था आपको कि भाई हमारे जो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का जो कोर्स है, मैकेनिक्स का जो कोर्स है, ये फुल कोर्स विल रिमेन्स इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोनों कोर्सेज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। वहां पर आप जाइए गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है ना। और जैसे हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को एग्जाम से, जब आपका एकेटीयू एग्जाम हुआ है लगभग 1.5 महीना पहले, 1.25 महीना पहले हमने सिलेबस कंप्लीट किया था। और टाइम की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है अपने पास, लेकिन फिर भी हम मैकेनिक्स का सिलेबस और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का जो सिलेबस है आपके जब एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे उसके कम से कम 1-1.25 महीना पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स की तरह इस बार भी आप लोग एकदम बेहतरीन आपका एग्जाम होगा, अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर, और हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है एकेटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि मेन फोकस एकेटीयू में रहता है। लेकिन याद रखिएगा तो 80-90% बच्चा जो है गलती करता है। तो वो सोचता रहता है कि एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें कुछ अलग आएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम गेट के ऊपर एक सेशन लेकर के आने वाले हैं, पूरा सिलेबस दिखाएंगे। जो आप पढ़ रहे हो ना यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस थोड़ी ना अलग हो जाएगा। वहां पर ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे यहाँ पर ये मैकेनिक्स में पढ़ रहे हो सकता है कि वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हो ये टॉपिक, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन अगर बीम टॉपिक है तो बीम तो यही रहेगा ना, चाहे उसको आप अब बहुत सारे बच्चे इसको बीटेक फर्स्ट में पढ़ लिए होंगे तो वो एक अलग विषय है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर ये टॉपिक आ जाते हैं, कई बार ये मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, है ना। एसएफडी बीएमडी अलग अलग टॉपिक अलग अलग। लेकिन अगर एसएफडी बीएमडी हम यहाँ पे बना रहे हैं, वो कहीं भी आप बनाओगे तो बनेंगे तो ऐसे ही ना, कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन्स सेम, ठीक है ना। तो मतलब जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं एकेटीयू में आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर डालोगे तो आपकी जो कंपटीशन की तैयारी है वो आसान हो जाएगी। करना कुछ नहीं है आपको, साथ के साथ जो गेट के क्वेश्चंस हैं, एसएससी जेई हो गया, एसएससी ए हो गया, है ना, ईएससी हो गया, क्वेश्चंस उठाओगे आप सॉल्व कर पाओगे। अभी से थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना स्टार्ट करो, बिकॉज आप लोग थर्ड ईयर में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो गेट का, फिर फाइनल ईयर में दे सकते हो, पास आउट होने के बाद दे सकते हो। तो मैं तो कहूंगा अगर अभी से आप लोग कंपटीशन के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज, उनको अगर लगाते हुए चलोगे तो आपके लिए एकेटीयू के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी। सिलेबस वही होता है, सिलेबस कुछ भी अलग नहीं होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम बात कर रहे होंगे बीम के जो टाइप्स हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, है ना, फिक्स्ड बीम, कॉन्टिन्यूस बीम, ये बीम के बारे में बातें करेंगे। और देखेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होती है। ये हो जाएगा हमारा बेसिक लेक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बीम आती है। और क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं समझेंगे तो एसएफडी बीएमडी कैसे ड्रॉ करोगे। और जब नेक्स्ट लेक्चर के बाद हमारा जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें हम रिएक्शंस को कैलकुलेट करना सीख रहे होंगे। एक लेक्चर में रिएक्शंस कैलकुलेट करना सीख लेंगे, एकदम बेहतरीन मजा आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शंस भी कैलकुलेट कराता है। क्योंकि रिएक्शंस का क्वेश्चन अगर नहीं भी आएगा तो मेरे दोस्त, जब हम एसएफडी बीएमडी बनाएंगे तो रिएक्शंस तो कैलकुलेट ही करनी पड़ेंगी। रिएक्शंस बिना कैलकुलेशन किए आप एसएफडी बीएमडी नहीं बना पाओगे सिंपल सपोर्टेड बीम का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बीम के बारे में बात करेंगे, उसके जो बाद वाला लेक्चर आएगा उसमें हम रिएक्शंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जो हमारा फोर्थ लेक्चर आएगा उसमें हम अपना एसएफडी बीएमडी बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो 2 या 3 लेक्चर हम एसएफडी बीएमडी के ऊपर लेंगे, तो टोटल 5 या 6 लेक्चर हमारे बीम के चले जाएंगे। और आपका जो कॉन्फिडेंस है एकदम आसमान में होगा। कोई भी क्वेश्चन, अरे एकेटीयू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपका गेट का क्वेश्चन उठा करके देख लेना, ईएससी का जो क्वेश्चन आया होगा, यू विल बी इन द पोजीशन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, है ना। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए फिर, लेकिन सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने होंगे आपको, सीक्वेंस आपको मेंटेन करना होगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप उसको फॉलो करते जाओ। और अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं वेपर पावर साइकिल, जिसके अंदर हम लोगों के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं यूनिट नंबर 2 के। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टीम टेबल, मोले डायग्राम अगर किसी के पास नहीं है तो उसको ले लीजिए, बिकॉज अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स को आपने हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।